नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं बचत एवं विनियोग का चैप्टर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली बात होती है बच्चों, क्वेश्चन बनता है कि बचत किसे कहते हैं। तो आय का वह भाग जो उपभोग व्यय के बाद शेष बचता है उसे अपन बचत कहते हैं। और उपभोग व्यय का मतलब क्या होता है कि अगर अपन किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उस पर जो खर्चा होता है उसको अपन उपभोग कहते हैं, यहाँ व्यय कहते हैं। गेट इट। फिर ये आपको बोल रहा है विनियोग के कितने प्रारूप होते हैं या विनियोग को कितने भागों में बांटा जाता है, ऐसे करके आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो आप उसका आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि विनियोग के 3 प्रारूपों में किया जाता है। पहला विनियोग होता है जिसको अपन बोलते हैं अल्पकालीन विनियोग, जो कि कम समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि जब व्यक्ति अपनी बचत को थोड़े समय के लिए उत्पादक कार्यों में लगाकर प्राप्त करना चाहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर धनराशि को वापस प्राप्त कर सकता है, उसे अपन बोलते हैं अल्पकालीन विनियोग। होता है कि जो व्यक्ति, और एक बात प्यारे बच्चों, जो अल्पकालीन विनियोग होता है उसमें व्यक्ति को बहुत ही जो ब्याज होता है ना वो बहुत ही कम मिलता है और पैसा सुरक्षित रहता है। अब आप अल्पकालीन विनियोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? बैंक में कर सकते हैं, डाकघर में कर सकते हैं, बचत बैंक में कर सकते हैं। ये सब इसके उत्तम साधन हैं। फिर ये बोल रहा है दीर्घकालीन विनियोग, वह विनियोग यह लंबे समय के लिए किया जाता है। इसमें ब्याज दर अधिक होती है परंतु इसका लाभ निश्चित अवधि में पूरा होने पर ही मिलता है। इसके पूरे प्रमुख साधन हैं। देखिए, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए जो विनियोग हो रहा है। आप अगर जीवन बीमा निगम में कराते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदते हैं, या आप किसान विकास पत्र खरीदते हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड है, राज्य बीमा में आप कर सकते हो। जीवन भर के लिए विनियोग का मतलब होता है इसमें व्यक्ति जीवन भर के लिए विनियोग करता है। ठीक है, अपनी बचत का विनियोग करता है तथा इसका लाभ परिवार वालों को मिलता है तथा इससे आर्थिक सुरक्षा मिलती है। बेसिकली जो LIC होती है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम, वो ये सुविधाएं प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें धन का विनियोजन करके व्यक्ति भविष्य में प्रति निश्चित रहता है तथा अपने जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के स्टार्ट हो गए हैं। बचत के विनियोग के साधन, साधन का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसका प्रयोग करके आप अपने धन को संचित कर सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जमा कराओगे तभी तो आपका धन इकट्ठा होएगा, संचित होएगा, और संचित होने के साथ साथ ही आपको उस पर क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और ब्याज मिलने से वो जो आपकी राशि है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अभी आपको बोल रहा है प्यारे बच्चों बैंक। ठीक है, पहला आप सभी जानते हैं कि अब क्वेश्चन ही ऐसे बन के आ सकता है कि बैंक किसे कहते हैं, या बचत विनियोग के साधन में कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं। तो उसमें पहली कौन सी है? बैंक। या बैंक के क्या कार्य होते हैं? 1-2 नंबर में ही क्वेश्चन में दे दे इजीली में, तो भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। तो हर एक क्वेश्चन जो भी मैं आपको समझाती हूँ हर तरीके से उसको पढ़ने की, समझने कीजिए। तो बैंक बचत एवं विनियोग का सबसे प्रचलित एवं सुरक्षित साधन होता है। बैंक एक ऐसी आर्थिक संस्थान है जो रुपए का लेन देन करता है। व्यक्ति अपनी बचत को बैंक में जमा करके ब्याज प्राप्त कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसको निकाल भी सकता है। व्यक्ति चाहे तो बैंक से मकान, जमीन, गहने, शिक्षा आदि के लिए लोन भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब एक बहुत प्यारी सी बात बोल रहा है कि प्रोफेसर किल्ले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो धन को सुरक्षा को रखती है, साथ में ही व्यक्तियों को क्या देती है? ऋण देती है। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं लोन देती है। इसे धन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे व्यक्ति के पास अतिरिक्त धन है उसे धन जमा करा सकते हैं। अब छोटा सा ही क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। बैंक के मुख्य कार्य होते हैं धन जमा करना और ऋण देना। यहाँ तक उम्मीद है आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। जो जो टफ टफ चैप्टर है वो सभी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, और कोशिश करूंगी कि मैं आपको सारे दूं ताकि समय का आप सदुपयोग करें और अच्छे से अध्ययन कर अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। ठीक है, फिर ये आपको बोलना चाह रहा है प्यारे बच्चों विनियोग के प्रारूप। विनियोग के 3 प्रारूप होते हैं। अगर आपके यही नीचे इसमें दे रखा है, मैंने इसलिए समझाया है कि आप इस तरीके से भी दोबारा बता
सकते हैं कि विनियोग के आपको पहले अगर 2 नंबर में आता है तो ऐसे आप डिब्बे बना दीजिए और उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिख दीजिए। तो एग्जाम में जब कॉपी चेक करता है ना तो उसको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और बहुत अच्छे नंबर वो आपको 2 में से 2 तुरंत आपको दे देगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसको बनाने के लिए आप समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट पेन की सहायता से इसको बना सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, फटाफट आपको करते हुए चलना है पेपर, समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है पेपर करने में। 3.25 घंटे का आपका पेपर आता है, आप सभी को मैंने ये भी बता रखा है। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन बनता है, इसके अतिरिक्त बैंक के निम्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। देखिए क्वेश्चन 100% बनता है ये, और आप सिर्फ 2 ही करता है और ऋण देता है, परंतु इतने अतिरिक्त सुविधाएं जो बैंक अपन को प्रोवाइड करता है वो आप लिखना भूल जाते हैं, तो इनको भी बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएगा कि बैंक की प्रमुख सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं, या बैंक हमें क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करता है या प्रदान करता है। पहला है चेक एवं डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा होती है, जिसमें धन का भुगतान सुरक्षित रूप से होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है, चेक को भर करके आप अपने पैसों को सुरक्षित रूप से। फिर है लॉकर की सुविधा, बहुमूल्य गहने, जमानत के कागज आदि सुरक्षित रखे जा सकते हैं। फिर है यात्री चेक की सुविधा उपलब्ध रहती है ताकि यात्रा में नकदी का जोखिम नहीं उठाना पड़े। फिर है क्रेडिट व डेबिट कार्ड की सुविधा होती है, जिसमें कहीं भी कभी भी व्यक्ति 24 घंटे खरीदी जा सकती है, पैसा भी निकलवाया जा सकता है। ठीक है, आजकल आप ये भी जानते हैं एटीएम की सुविधा आपको प्रोवाइड है। ठीक है, और ई कॉमर्स की प्रोवाइड है, या फिर आप घर बैठे ही जो भुगतान कर रहे हैं, या पेटीएम बैंक की तो आपको सुविधा प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल के वहाँ पे जमा करा पा रहे हो, है ना भाई, या फिर वहाँ से निकाल के कहीं और अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद पा रहे हो। ये जनरल सी बात मैंने आपको बताई दी है अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है। फिर बच्चों यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से शुरू हो गए हैं हमारे, कि बैंक के खातों के प्रकार बताइए। हर एक खाता इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कैसे आता है। वो आपको दे देगा कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और आपको उसका आंसर समझाना पड़ेगा। आई बात समझ में आपके? तो उसको आपको इस तरीके, ठीक है, हर एक को अच्छे से समझना। बचत खाता, बचत खाते का मतलब क्या होता है? पहली बात तो यह अल्पकालीन बचत को प्रोत्साहन देता है, मतलब कम समय के लिए होता है। इसमें व्यक्ति जितना चाहे पैसा जमा कराते हैं, तथा खाते को खुलवाने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम राशि को, हर बैंक को अलग अलग होती है, जमा कर खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के बाद खाता धारक को चेक बुक व पासबुक दी जाती है। पासबुक के लेन देन का ब्यौरा रहता है, वह चेक बुक में वह आसानी से निकाल सकता है। बचत खाते में जमा राशि पर बैंक ब्याज देता है। ब्याज की दर समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। ब्याज की दर 4% है। ये एक जनरल सी बात इसने बता रखी है, पर मुख्य बात यह है बच्चों कि हर बैंक का एक क्राइटेरिया अलग होता है बचत खाते का। ठीक है, फिर ये आपको बोलता है चालू खाता। बहुत अच्छे से मैंने आपको बता रखा है कक्षा में भी कि यह खाता व्यापारियों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इस खाते पर मुख्य रूप से धन के लेन देन की सुविधा होती है। बेसिकली व्यापारी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास धन बहुत सारा होता है, तो उसको सुरक्षित रूप से घर पे तो रख नहीं सकते वो, तो क्या करते हैं वो बैंक में जमा करा देते हैं, और जमा नहीं कराते, वहाँ पे एक लॉकर में जाके वो सुरक्षित रख देते हैं, और आवश्यकता करने पे वे उसका लेन देन करते ही रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस खाते में ब्याज नहीं दिया जाता। ठीक है, मैंने आपको बताया था आपको किसी भी प्रकार से कोई भी ब्याज नहीं देता है, बल्कि आपको के ऊपर क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, इस खाते में खाता धारक चाहे जितनी बार पैसा जमा करावा निकाल सकता है। फिर है आपकी निश्चित अवधि खाता, इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ये तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। इस खाते में व्यक्ति क्या करता है, एक बार में उसके पास मान लीजिए 5-10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं, और वो चाहता है कि मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या करता है, उसको अगले ही 5 साल, 7 साल या 2.5 साल या 3 साल, जितना भी आप चाहें उतने समय के बैंक के नियमों के अकॉर्डिंग जमा करा देते हैं एक निश्चित समय के लिए, और जमा करता धन को अवधि पूरी पर ही निकाल सकता है। इसमें अन्य खातों में ब्याज दर अधिक मिलती है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर जमा राशि पर बैंक ऋण भी देता है। इस अवधि में अनुसार ब्याज दर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, सबकी ब्याज की दर क्या
अलग होती है इसमें। फिर है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती मतलब बारंबार, कोई चीज़ बार बार होती है तो दैट इज आवर्ती। ओके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को मितव्ययी बनाकर अल्प बचत के लिए प्रोत्साहित करता है। इस खाते में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए प्रतिमाह आवश्यक रूप से जमा करनी पड़ती है। निश्चित अवधि के बाद इकट्ठी रकम ब्याज समेत मिल जाती है, जिसे दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इसमें जमा राशि 7.25% ब्याज मिलता है। ये जनरली एक बैंक ने अपना दे रखा है, सबका अलग अलग ही होता है ये भी प्रतिशत, कि कौन सा बैंक कितना प्रतिशत देता है। ठीक है। फिर है गृह बचत खाता। भाई ये है कि घर पे बैठे बैठे ही आपका खाता खुल जाता है और कोई आपके पास व्यक्ति आता है, पैसों को लेके जाता है। प्रति माह, प्रति सप्ताह या साप्ताहिक, मासिक, कितना भी आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। बेसिकली गांव और ढाणी में रहने वाली जो महिलाएं होती हैं और जो बैंक तक नहीं जा पाती हैं, उनके लिए यह है खाता। यह खाता गृहिणियों के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है। हाँ जी, तो हम देख रहे हैं बैंक में खाता खोलना। बैंक में खाता खोलना अत्यंत आसान होता है। खाता खोलने के लिए एक फॉर्म भरकर देना पड़ता है तथा खाते के प्रकार का चुनाव करना पड़ता है। साथ में ही 2 फोटो व निकास प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ये 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है। फिर खाता खोलने की स्वीकृति मिलने के बाद बैंक खाते का क्रमांक है, पासबुक है व चेकबुक देता है तथा खाते के लेन देन भी दिया जाता है। खाते में जमा राशि पर बैंक ब्याज देती है और समय समय पर बदलती रहती है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक को 0.5% ब्याज अतिरिक्त देना पड़ता है। यहाँ तक मैंने आपको इम्पोर्टेंट पूरे बैंक के खाते बता दिए। क्वेश्चन खूबसूरत सा ये भी आ जाएगा आपके पास कि बैंक के क्या कार्य होते हैं, बैंक के खातों के प्रकार बताइए। ये आ भी सकता है बड़े क्वेश्चंस में, पर बेसिकली टिप्पणी में ही मैंने ये पेपरों में देखा है कि टिप्पणी में आपके पास वो पूछ सकता है बचत खाता या फिर चालू खाता, 1 वर्ड में दे दिया, निश्चित अवधि खाता, आवर्ती जमा योजना, गृह बचत खाता, तो फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है। फिर प्यारे बच्चों, अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि बैंक तो बाद में ही आया, पहले तो डाकघर का ही प्रोविज़न था अपने यहाँ पर भारतवर्ष में। तो अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा डाकघर बचत बैंक, ठीक है, को प्रोत्साहित की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो जनता है उसको अल्प बचत को प्रोत्साहन, जिन गांवों में बैंक नहीं होता वहां पर अल्प बचत साधन डाकघर ही होता है। पूरे घर में पूरे देश की सुविधा सभी जगह पर उपलब्ध है। इसमें ऐसे शिक्षित व्यक्ति भी जाकर आसानी से खाता खुलवा सकता है। अब आपको एक और बहुत इजी सी बात बता देती हूँ, एक शॉर्टकट ही समझ लो कि बैंक के जितने भी खाते पड़े हैं अपन ने, उन्हीं का रूप इसमें आपको मिल जाएगा। इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है कि क्या कहना चाहता है। ठीक है। वहाँ से अपन उसे पिक करेंगे और वो आंसर वहाँ इजीली सेट कर सकते हैं। पहले है आपका प्यारे बच्चों डाकघर बचत खाता। तो बचत खाता अपन ने वहाँ पे भी पढ़ा था और यहाँ पे भी है। अब ये डाकघर की बात कर लेता है, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति डाकघर में अपने नाम व सिर्फ नाम के नाम पर पैसे खाता खुलवा सकता है कम पैसे में। बचत खाते में सप्ताह में कभी भी पैसे जमा करा सकते हैं, लेकिन 2 बार ही आप निकाल सकते हैं। और खाते में आपको अधिक ब्याज नहीं देता है। पैसे डाकघर में अधिक ब्याज, खाते में जमा कराने पर डाकघर बैंक से अधिक ब्याज देता है। ये तो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, परंतु आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये जो एफडी वगैरह होती है उसी कंपैरिजन में डाकघर आपको अधिक ब्याज नहीं देता है, आपको बैंक से अधिक ब्याज ये देता है। ठीक है। फिर डाकघर मासिक आय योजना। इस योजना में व्यक्ति को प्रति माह निश्चित धनराशि जमा करनी पड़ती है। ब्याज की दर प्रति वर्ष बदलती रहती है। डाकघर सावधि, ठीक है, मासिक योजना मतलब पर मंथ आप इसमें पैसे जमा कराएंगे। इसमें एक पर्टिकुलर धनराशि, जैसे कि मान लीजिए आपने 200 रुपये से स्टार्ट किया है तो पर महीने आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, या आपने 500 से किया है या 1000 से किया है तो पर महीने आपको उतने ही रुपये इसमें देने पड़ते हैं। ठीक है। और फिर इसका एक लिमिटेशन टाइम होता है, इसके बाद ये मैच्योर हो जाती है तो फिर उसके बाद में आपका पूरा पैसा ब्याज सहित आपको मिल जाता है। ओके। डाकघर सावधि जमा खाता, ये बिल्कुल एफडी की तरह ही है। इस योजना में व्यक्ति 1 वर्ष से 5 वर्ष तक खुलवा सकता है। इस खाते में ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष होता है। आवश्यकता जल्दी बंद करवाना चाहते हैं तो ब्याज की दर 1 से 2% कम मिलती है तथा जमा जो राशि जो
फिर है बच्चों डाकघर आवर्ती जमा योजना। इस खाते को खोलने के लिए एक निश्चित राशि नियमित अंतराल पर जमा करनी पड़ती है तथा 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद 7 से 8% ब्याज के साथ पूरा पैसा वापस मिल जाता है। ठीक है। फिर ये आपसे बोल रहा है राष्ट्रीय बचत पत्र है, और फिर ये आपका है किसान विकास पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र का मतलब होता है यह योजना अल्प बचत को प्रोत्साहन के लिए होती है। यह डाकघर की महत्वपूर्ण योजना है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार राशि का निवेश कर बचत पत्र खरीद सकता है। एक पेपर टाइप होता है ये। इसमें डाकघर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। 6 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट दिखाकर व्यक्ति डाकघर के ब्याज सहित पैसा वापस प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय बचत पत्र विस्तृत जानकारी भी दी जाती है। इसमें व्यक्ति उसी डाकघर के वापस ले सकता है जिसमें उसने सर्टिफिकेट से जहाँ से उसने खरीदा है। ठीक है। फिर है आपका किसान विकास पत्र। यह राष्ट्रीय बचत पत्र की जैसी ही योजना है जिसमें पोस्ट मास्टर को एक फॉर्म भरकर देना पड़ता है, पर ये किसानों के लिए प्रोविज़न होता है। जांच के बाद विकास पत्र जारी हो जाता है और इसमें 8.5 वर्ष बाद जमा राशि का जो धन है वो दुगना हो जाता है और इस भुगतान की राशि अवधि के बाद मिल जाती है, मतलब उनको बेसिकली। तो बच्चों इसमें अपन ने देखा बैंक के बहुत सारे इम्पोर्टेंट जितने भी सारे प्रकार हैं वो हैं अपन ने पढ़े। ठीक है। और अपन ने डाकघर के बारे में पढ़ा, और इसी चैप्टर का एक है जीवन बीमा निगम, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़िए, समझिए, और मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत सटीक क्वेश्चन बता पाऊँ कि इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होगा, और ऐसे ही होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। जितना अच्छे से अध्ययन करके जाओगे और हर तरीके से अध्ययन करके जाओगे तो अच्छे अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान है। गृह विज्ञान में 100 में से 95 या 97 लाना इज़ नॉट अ बिग डील, या 100 में से बहुत ही आसान है। बस ये है कि जितना भी आपको मैंने वीडियोस बना के दे रही हूँ, नम्र निवेदन है उनको याद कीजिए, अध्ययन कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।